तेजस्वी की भारी आवाज़ उस मीटिंग में गूंजी थी। आप मुझे बता रहे हैं कि पिछले महीने जितना सेल हुआ है उनमें सिर्फ 2% भी मुनाफा नहीं हुआ, जबकि बाजार में हमारे सामानों की मांग बहुत ज़्यादा है। उसकी गूंज कमरे में मौजूद हर आदमी के दिल में डर पैदा कर गई थी। उसके सामने बैठे अधेड़ उम्र के सेल्समैन के माथे पर पसीने के बूंदे दिखाई दे रहे थे और तेजस्वी की आंखें, जो किसी शिकारी की तरह अपने शिकार को देख रही थी, और उस इंसान के चेहरे पर जमी हुई थी। वह अपनी कुर्सी पर थोड़ा सा आगे झुका। उसकी उंगलियों की हलचल उस महंगी लकड़ी के मेज पर टकाटक चल रही थी। एक एक पल भारी था। अपने फैक्ट्री के मैनेजर पर बरस पड़ा था। मैंने आपको उस फैक्ट्री के लिए इतना महंगा बजट दिया था और अच्छे वर्कर दिए थे, और बदले में आप मुझे ये नाकामी का सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं। तेजस्वी सबको डांट रहा था, जैसे कोई शतरंज का माहिर खिलाड़ी हो। वह शब्द नहीं, तीर बरसा रहा था। मीटिंग में मौजूद हर आदमी जानता था कि तेजस्वी को नाकामी से नफरत है। वह एक ऐसी मशीन था जो सिर्फ जीतना ही जानता था। मीटिंग में जब सब अपनी अपनी बातें रख रहे थे, तारीफों के पुल बांध रहे थे, तब भी उसके चेहरे पर कोई असर दिखाई नहीं दिया था। उसकी दुनिया में सिर्फ कामयाबी की जगह थी, जज्बात की नहीं। शाम को जब वह अपनी मर्सिडीज में से उतरकर वीर हाउस के पार्किंग में दाखिल हुआ तो माहौल थोड़ा सा बदल गया था। बाहर की दुनिया का अड़ियल बादशाह घर के चौखट पर कदम रखते ही एक आज्ञाकारी बेटा बन जाता था। डाइनिंग हॉल में उसकी माँ सबिता देवी, उसकी छोटी शादीशुदा बहन तान्या उसका इंतज़ार कर रही थी, और मेज़ पर अलग अलग खानों के वैरायटी सजाए गए थे। लेकिन हवा में एक तनाव था। तेजस्वी ने कुर्सी खींची और चुप से बैठ गया। उसकी चुप्पी घर वालों के लिए नया नहीं था। सविता देवी ने एक तस्वीर धीरे से उसके आगे बढ़ाई। तेजस्वी, ये सब इंस्पेक्टर विक्रम की बेटी है, तृप्ति। बहुत अच्छी है और पढ़ी लिखी बच्ची है, और भगवान ने उस पर रूप टूट कर बरसाया है। तान्या ने एक निवाला उसके मुंह में डाला और कहा, भाई आप एक बार मिल तो लीजिए। तेजस्वी ने तस्वीर को देखे बिना एक तरफ धकेल दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सा एहसास दौड़ा था। मम्मी, मैं अभी इस वक्त इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। उसके शब्द बहुत ही नरम थे, और तेजस्वी की ये बातें सविता देवी की आंखों में आंसू ले आए थे। आखिर कब तक बेटा, कब तक तुम यूँ अकेले रहोगे? मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। मैं अपने इकलौते बेटे का घर बसते हुए देखना चाहती हूँ। लोग क्या कहेंगे, वीर सिंह का इकलौता वारिस शादी से भागता है? तेजस्वी कुर्सी से यूं उठकर खड़ा हुआ था जैसे उसे किसी ने गर्म अंगारों पर बैठा दिया हो। उसकी मुट्ठियां जोर से बंद हुई थी। लोगों की परवाह करना छोड़ दीजिए मम्मी, वह ये कहकर तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अपने पीछे एक बोझल चुप्पी अपनी माँ की टूटी हुई इच्छाएं छोड़ गया। अगली सुबह तेजस्वी उसी गुस्से में और झुलझुलाहट में अपने ऑफिस में पहुंचा था। रात का बोझ अभी भी उसके दिमाग पर सवार था। उसने ऑफिस के मैनेजर को बुलाया और अपने सामने रखी नई पर्सनल असिस्टेंट की सारी फाइलों को एक झटके से गिरा दिया। कोई भी इस काबिल नहीं, सबको यहाँ से निकालो। उसकी दहाड़ सुनकर मैनेजर बिल्कुल डर सा गया था और घबरा गया था। उन सबको मेरी शक्ल से ज़्यादा मेरे बैंक बैलेंस में दिलचस्पी है। मुझे कोई काम करने वाली प्रोफेशनल लड़की चाहिए, कोई गुड़िया नहीं। मैनेजर ने हिचकिचाते हुए एक आखिरी फाइल आगे बढ़ाई। सर, ये एक आखिरी लड़की है जो इंटरव्यू के लिए बाहर बैठी हुई है। उनका नाम रचना है। उसका बायोडाटा बहुत ही दिलचस्प लग रहा है। और तेजस्वी ने बेदली से उसे अंदर बुलाने का इशारा किया। दरवाज़ा खुला और रचना अंदर दाखिल हुई। एक पल के लिए तेजस्वी की नज़र उस पर टिक गई थी। वह किसी मोम की गुड़िया की तरह खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा खिंचाव और आंखों में एक सच्चाई चमक रही थी। उसने बिल्कुल सादा से कपड़े पहन रखे थे, लेकिन उसके चलने और बात करने के अंदाजे में एक विश्वास दिखाई दे रही थी। रचना तेजस्वी के दफ्तर में असिस्टेंट की नौकरी के इंटरव्यू के लिए बैठी हुई थी। तेजस्वी ने उसकी फाइल को उचटती नज़रों से देखा, फिर अपनी कुर्सी से टेक लगाकर उसे यूं देखा जैसे उसका सर दर्द हो रहा हो। मिस रचना, आप क्यों समझती हैं कि आप इस नौकरी के लिए मुनासिब हैं? यहाँ काम करना बच्चों का खेल नहीं है। रचना ने बिना किसी घबराहट के नज़रें मिलाई। सर, मैंने आपकी कंपनी के बारे में बहुत ही बारीकी से जानकारी ली है। आपको ऐसी असिस्टेंट की ज़रूरत है जो सिर्फ आपके शेड्यूल को ना संभाले बल्कि आपके काम के दबाव को भी समझ सके, और मैं समझती हूँ कि मुझ में वो काबिलियत है और वह हौसला ज़रूर है। उसके शब्दों की सच्चाई और ठहराव ने तेजस्वी को चौंका दिया था। उसकी आंखों में छुपी रोशनी के बावजूद उसके शब्द ने तेजस्वी को कुछ और सोचने पर मजबूर कर दिया। तेजस्वी ने कुछ सवाल पूछे, उसे उलझने की कोशिश की, लेकिन रचना ने हर सवाल का जवाब बड़ी ही तसल्ली और बड़ी ही समझदारी से दिया था। तेजस्वी उसके दिमाग से बहुत ही खुश था।
उसने आखिरी सवाल पूछा। अगर आपको रात देर तक रुकना पड़े या छुट्टी के दिन भी काम करना पड़े। तो रचना एक पल के लिए चुप हुई थी। उसकी आंखों में एक साया सा लहराया था। फिर उसने मजबूती से कहा, सर, मुझे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है और मैं हर तरह के मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। उसके शब्दों में छुपी मजबूरी और खुददारी तेजस्वी के दिल में कहीं उतर सी गई थी। ठीक है, आप कल से काम शुरू कर सकती हैं, तेजस्वी ने बस यूं ही कह दिया था। उसने खुद भी नहीं सोचा था कि वह कितनी जल्दी फैसला कर लेगा। रचना के चेहरे पे एक पल के लिए हैरानी हुई थी और उसने जल्दी से उसका धन्यवाद किया। वह ये कहकर उठकर चली गई और उसके जाने के बाद भी तेजस्वी उसे जाते हुए देखता रहा। उस लड़की में कुछ तो खास था, कुछ ऐसा जो उसकी बनावटी दुनिया के चकाचौंध से बिल्कुल अलग था। रचना की मेहनत, ईमानदारी और उसका काम करने का तरीका, ये कुछ हफ्तों में ही तेजस्वी का भरोसा जीत लिया था। हफ्ते महीनों में बदलने लगे और उस बीच रचना तेजस्वी के काम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई थी। वह अब सिर्फ एक पर्सनल असिस्टेंट नहीं थी, बल्कि उसकी कारोबारी सल्तनत की दुनिया थी जिस पर वह आंखें बंद करके विश्वास कर सकता था। रचना उसके कहे बिना उसकी ज़रूरतें समझ जाती थी। उसके गुस्से के पीछे छुपी काम की थकावट को भांप लेती थी। हर मामले को इतनी बारीकी से और काबिलियत से संभाल लेती थी। तेजस्वी खुद भी हैरान रह जाता था। इस साल जहां एक तरफ तेजस्वी का रचना पर भरोसा और विश्वास था, वहीं दूसरी तरफ वीर हाउस में उस पर शादी का दबाव एक तूफान की शक्ल में ले रही थी। सविता देवी की दिन की शुरुआत उसकी शादी को लेकर ही होती थी और रात को भी ख़त्म उसकी शादी पर ही होता था। उसकी बहन तान्या जब भी घर आती तो बातों बातों में उसे ताने देती और नई लड़कियों की तस्वीर दिखाया जाता। ये दबाव अब सिर्फ बातों तक नहीं रखा जा रहा था, बल्कि एक जंग जैसी बन चुकी थी जिसे तेजस्वी को अपने ही घर में अजनबी कर दिया गया था। उसे अब घर जाना एक बोझ लगने लगा था। फिर वह दिन भी आ गया जब बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई। उसे दोपहर में सविता देवी ने फ़ोन किया और उनकी आवाज़ सिसकियों में डूबी हुई थी। तेजस्वी, अगर तुम मेरी खुशी की परवाह नहीं करते तो तुम कम से कम मेरी सेहत का ही ख्याल कर लो। डॉक्टर कहता है मेरा ब्लड प्रेशर हर वक्त हाई रहता है। मैं तुम्हारी फ़िक्र में हरदम पड़ी रहती हूँ। मम्मी के ये सब तीर बनकर उसके सीने में लग रहे थे। उसने गुस्से और बेबसी के हालत में फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन उसकी माँ की सिसकियाँ उसके कानों में गूंजती रही। उसके माथे पर पसीने आ गए। उसने अपनी टाई की नोट ढीली की। रचना ने दूर से ये सब कुछ देखा था। उसने तेजस्वी के चेहरे पर वो बेबसी देखी जो उसने किसी भी मीटिंग या काम के तनाव में नहीं देखी थी, और एक पल के लिए उस ताकतवर आदमी के अंदाजे पर कमज़ोर इंसान को देखकर ठिठक गई। आज पहली बार रचना को उस पर गुस्सा नहीं, तरस आ रहा था। शाम ढल रही थी और दफ्तर के लोग एक एक करके जा रहे थे। रचना भी अपना बैग उठाकर जाने ही वाली थी जब तेजस्वी की भारी आवाज़ पर उसे रुकना पड़ा था, जो आज मामूली से ज़्यादा थकी हुई लग रही थी। रचना, 1 मिनट रुको। दफ्तर के कमरे में रात का सन्नाटा छाया हुआ था। एयर कंडीशन की हल्की आवाज़ और बाहर की बिल्डिंगों की रोशनियां चुप्पी को तोड़ रही थी। रचना ने पलटकर देखा। तेजस्वी अपनी कुर्सी से उठकर उसकी तरफ पीठ किए शीशे की दीवार से बाहर देख रहा था। आज फ़ोन पर अपनी माँ की सिसकियों ने तेजस्वी को अंदर से तोड़कर रख दिया था। रचना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तेजस्वी की आवाज़ में एक अजीब सी गंभीरता और थकावट दिखाई दे रही थी। रचना चुप से उसके करीब आकर खड़ी हो गई। जी सर, कहिए। मेरा परिवार, खास तौर पर मेरी माँ, मुझ पर शादी की दबाव डाल रही है। वह एक पल के लिए रुका, जैसे शब्द उसके गले में ही अटक गई हो। फिर उसने हिम्मत इकट्ठी की और कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये शब्द एक बम की तरह रचना के सर पर गिरे थे। उसने हैरानी से उसे देखा। उसे लगा जैसे उसने सुनने में कोई गलती की हो। सर, आप ये क्या कह रहे हैं? ये कोई आम शादियों की तरह नहीं होगी और ना ही एक बिजनेस डील की तरह होगी। ये एक सौदा होगा जो सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच होगा। उसमें मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगा। बदले में तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जिसका तुमने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा। दौलत, इज्जत, तुम्हारे बहन भाइयों की एक बेहतरीन भविष्य, तुम्हारे परिवार के सारे खर्च मेरे होंगे। बदले में मुझे तुम्हारी ज़िंदगी के कुछ साल चाहिए। तुम्हें दुनिया के सामने मेरी पत्नी बनकर रहना होगा, वीर हवेली की बहू का किरदार निभाना होगा, लेकिन हकीकत में हमारा रिश्ता पति पत्नी जैसा नहीं होगा। उसने मुड़कर रचना की तरफ देखा। उसकी आंखों में सालों को छुपा दर्द झलक रहा था। एक ऐसी बेबसी थी जिसे रचना ने पहले कभी नहीं देखा था। मैं ऐसी ज़िंदगी के लायक नहीं हूँ। ये कहते हुए उसकी आवाज़ काँप गई थी। ये रात सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच में रहेगी। बोलो, क्या तुम्हें ये सौदा मंजूर है? रचना कोई जवाब दिए बिना वहाँ से चली गई। घर लौटी तो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था।
वह अपने छोटे से कमरे में बिस्तर पर बैठी थी, लेकिन उसका जिस्म अभी तेजस्वी के दफ्तर में कैद था। तेजस्वी के शब्द, उसकी आंखों का दर्द, उसकी कही हुई बातें, सब कुछ उसके दिमाग में एक भंवर की तरह घूम रहे थे। ये कैसी शादी है? एक ज़िंदगी के बदले दूसरी ज़िंदगी का सौदा। वह जानती थी ये सौदा स्वीकार करने का मतलब अब अपनी इच्छा को जिंदा दफन कर देना। क्या वह कभी मोहब्बत का एहसास नहीं जान पाएगी? जिसके सपने वह बचपन से देखती आई थी। उसने अपनी माँ को हंसते हुए देखा और दवाई लेकर उनके कमरे में चली आई। माँ, आपकी दवा। उसकी माँ ने कमज़ोर हाथों से गिलास पकड़ा और प्यार भरी नज़रों से उसे देखा। जीती रहो बेटी, तुम ही मेरा सहारा हो। माँ के ये शब्द रचना के दिल में तीर की तरह लगे थे। वह सारी रात जागती रही, अपने दिल और दिमाग से लड़ती रही। उसका दिल कह रहा था ये गलत है, ये खुदकुशी के बराबर है, जबकि उसका दिमाग उसे परिवार की मजबूरियाँ और तेजस्वी की मजबूरियों को इग्नोर नहीं कर सकती थी। अगले दिन उसकी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वह उन्हें लेकर अस्पताल भागी। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा उन्हें जल्दी ऑपरेशन की ज़रूरत है, जिस पर लाखों रुपए खर्च होंगे। ये सुनकर रचना के पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। लाखों रुपए? वह ये रकम कहाँ से लाती? उसने अपने भाई को फ़ोन किया। उसकी आवाज़ में बेबसी दिखाई दे रही थी। यही तो पल था जब रचना ने अपना फैसला कर लिया। उसके आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। उसके सामने उसकी माँ की ज़िंदगी और उसके अपने सपने थे, और एक माँ की ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं था। उसने कांपते हाथों से अस्पताल के कॉरिडोर में खड़े होकर तेजस्वी को फ़ोन किया। घंटी बज रही थी। रचना का दिल डूब रहा था। हेलो। दूसरी तरफ तेजस्वी की गंभीर आवाज़ उसे सुनाई दी। रचना ने गहरी सांस ली, अपनी आवाज़ को टूटने से बचाने की कोशिश करने लगी। मुझे आपकी हर बातें स्वीकार हैं। उसकी आवाज़ एक सिसकी में डूबी हुई थी। फ़ोन के दूसरी तरफ एक लंबी चुप्पी छाई हुई थी। फिर तेजस्वी की तरफ से इतनी सी आवाज़ आई, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। फ़ोन बंद होते ही रचना की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। वह अस्पताल के कॉरिडोर में दीवार से टेक लगाकर वहीं ज़मीन पर बैठ गई। उसका दिल, उसका दिमाग, सब कुछ सुन्न हो चुका था। उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सौदा कर लिया। अपनी आत्मा बेचकर अपनी माँ की सांस खरीद ली। कुछ देर बाद तेजस्वी उसके सामने खड़ा था। उठो। उसकी आवाज़ में दबदबा तो था, लेकिन गंभीरता नहीं थी। रचना ने उसका हाथ थाम लिया और तेजस्वी ने अस्पताल के सारे कंडीशन के पैसे वैसे सब कुछ भरे। रचना के घर वालों को तसल्ली दी, कंपनी इलाज के सारे खर्च उठा लेगी। उस रात वह अपनी माँ के कमरे में जाकर उनके पास बैठ गया। मम्मी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सविता देवी ने चौंक कर उसे देखा। जी बेटा। तेजस्वी ने गहरी सांस ली। मैंने शादी का फैसला कर लिया है। सविता देवी की आंखें खुशी से चमक उठी थी। सच? कौन है वह लड़की? वह मेरी असिस्टेंट है रचना, एक बहुत अच्छी और समझदार लड़की है। मैं चाहता हूँ कि आप कल मेरे साथ उसके घर चलिए उसका रिश्ता मांगने। बेटे के मुंह से इतनी नरमी और इज्जत से ये बात सुनकर सविता देवी के दिल बिल्कुल खुशी से पागल हो गया। अगले दिन वे रचना के घर गए और बड़े प्यार और इज्जत से उनकी बेटी का हाथ मांगा। वह भी बहुत इज्जत के साथ, और सारे रस्मों रिवाज के साथ हुआ था। किसी को कुछ ज़्यादा सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला था। शादी की फंक्शन शहर के सबसे शानदार और यादगार तरीके से मनाई गई थी, जिसमें मुल्क के कोने कोने से बड़े बड़े कारोबारी और बिजनेसमैन उस फंक्शन में आए हुए थे। रोशनी और फूलों की बहार थी। मेहमानों के ठहाके थे, माहौल को और ही दिलचस्प बना रहे थे। सविता देवी का चेहरा खुशी से दमक रहा था। हर आने वाले मेहमान को अपनी चांद सी बहू से मिलवा रही थी। तान्या भी अपने भाई की शादी पर बहुत खुश हो रही थी और रचना के करीब आई थी। भाभी, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। भाई की पसंद कितनी अच्छी है। रचना ने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। धन्यवाद। लेकिन जिन दो लोगों के लिए ये महफिल सजाई गई थी, वे दोनों एक खूबसूरत बुद्ध की तरह स्टेज पर बैठे हुए थे। रचना ने ब्राइडल लहंगा बड़ी ही कीमती पहन रखा था और वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें खाली थी। तेजस्वी शेरवानी में किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट यूं सजी हुई थी जैसे किसी ने ज़बरदस्ती चिपका दी हो। तस्वीर में एक दूसरे का हाथ थाम कर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी उंगलियां एक दूसरे के प्यार के एहसास से अलग थी। उनकी आंखें एक दूसरे से नज़रें चुरा रही थी। रचना को लगा जैसे वह अपनी ज़िंदगी का नहीं, अपनी इच्छाओं की अर्थी निकाल रही है। उस भीड़ में वो बिल्कुल ही अकेली थी। रात के आखिरी पहर जब वह वीर हाउस पहुंचे तो तेजस्वी रचना को उसके कमरे तक छोड़ने आया था। उनका कमरा बेहद खूबसूरत सजाया गया था। भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। बेड पर फूलों की पत्तियां बिखरी हुई थी। माहौल में हर वह चीज़ मौजूद थी जो किसी भी नए जोड़े की पहली रात को खास बनाती है। सिवाय मोहब्बत और जज्बात के, ये तुम्हारा कमरा है। तेजस्वी ने बहुत नरमी से कहा।
उसकी आवाज़ में एक अजीब सी थकावट थी। और मैं बराबर वाले कमरे में सो रहा हूँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ झिझकना मत। उसका शब्द कोई प्यार का एहसास नहीं दे रहा था, वह सिर्फ विनती कर रहा था। वह जैसे ही जाने के लिए मुड़ा, रचना जो अब तक बुत बनी खड़ी थी, उसने हिम्मत करके उसे बुलाया। तेजस्वी वह रुकता हुआ पलटकर उसे देखने लगा। रचना की आंखों में आंसू थे जो उसने बड़ी मुश्किल से ही रोके हुए थे। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसने सिर्फ इतना कहा, धन्यवाद। ये शब्द कई मतलब लिए हुए थे। धन्यवाद उसकी माँ की ज़िंदगी बचाने का, धन्यवाद उसके परिवार को सहारा देने का, और शायद इस बात का भी धन्यवाद कि वह उसके शादी के सौदा को बड़े प्यार से निभा रहा था। तेजस्वी ने जवाब में सिर्फ सर हाँ में हिलाया, कुछ कहा नहीं और चुप से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ रचना के दिल पर हथौड़े की तरह लगे। उस फूलों से सजे आलीशान कमरे में अकेली बैठी रोती रही, अपनी किस्मत पर, अपने अधूरे सपनों पर, एक ऐसी शादी पर जिसकी पहली रात ही जुदाई पर टिकी हुई थी। जब आंसू सूख गए तो वह उठी, अपने भारी जिस्म को घसीटते हुए बाथरूम तक ले गई और उस ब्राइडल लहंगे के जोड़े को अपने जिस्म से नोचकर फेंक दिया। जैसे कोई कैद हो जिससे वह आज़ाद होना चाहती हो। अब शावर के ठंडे पानी के नीचे खड़े होकर भी उसे सुकून नहीं मिला। उसका सारा जिस्म भीग रहा था लेकिन उसकी आत्मा की आग ठंडी नहीं हो रही थी। शावर लेने के बाद रचना बेड पर आकर बैठी, बहुत देर तक रोती रही, सोचों में घूमती रही। जाने कब उसकी आंख लग गई। जब आंख खुली तो सुबह के नरम रोशनी खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी। एक पल के लिए उसे लगा जैसे ये सब कुछ बुरा सपना था, लेकिन फिर कमरे में फैली फूलों की भीनी महक और बिस्तर की सिलवटें उसे हकीकत की दुनिया में वापस ले आई थी। वह अभी बिस्तर पर ही थी। दरवाजे पर हल्की सी किसी की आने की आहट से उसने घबराकर खुद को ठीक किया और दुपट्टा सर पर ले लिया। दरवाजे से सविता देवी मुस्कुराते हुए दाखिल हुई। मेरी बच्ची, अभी तक सो रही हो? सविता देवी ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। अब ये घर तुम्हारा है, जब दिल चाहे उठो, जो दिल चाहे करो, बस मेरे तेजस्वी का ख्याल रखना। वे बाहर से जितना भी सख्त है, अंदर से उतना ही नरम है। जल्दी से तैयार होकर नाश्ते पर आ जाओ, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वह ये कहकर चली गई। रचना तैयार होकर नीचे नाश्ते की मेज़ पर पहुंच चुकी थी। नाश्ते की मेज़ पर तेजस्वी पहले से मौजूद था, अखबार में अपनी नज़रें जमाए हुए था। रचना ने धीमे से उसका पैर छुआ और उसका आशीर्वाद लेनी चाहिए तो उसने अखबार से नज़रें हटाए बिना जवाब दिया। सविता देवी के आते ही माहौल बिल्कुल बदल गया। दोनों अब एक दूसरे पर ध्यान दे रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे, बिल्कुल एक नई नवेली मोहब्बत करने वाले जोड़े की तरह। तेजस्वी ने खुद ब्रेड के स्लाइस पर जैम लगाकर उसकी प्लेट में रखा था। तुम्हारी पसंद का जैम है, उसने मुस्कुराकर कहा। रचना हैरान रह गई, उसे ये कैसे मालूम हुआ। फिर उसे याद आया कि एक बार दफ्तर में उसने अपनी दोस्त से बात की थी और तेजस्वी की याददाश्त बहुत तेज़ थी। रचना ने भी जल्दी अपना किरदार निभाया। धन्यवाद, आपको मेरी पसंद का इतना ख्याल है। उसने ऐसी मोहब्बत भरी नज़रों से तेजस्वी को देखा। एक पल के लिए तेजस्वी खुद भी गड़बड़ा गया। उनकी उंगलियों का टकराव जब प्लेट में रखते हुए एक दूसरे से हुआ, सब इतना हकीकत लग रहा था। वे खुद भी उस धोखे में आने लगे थे। नाश्ते के बाद जब सविता देवी वहाँ से चली गई तो तेजस्वी का व्यवहार बदल गया। वह गंभीरता से रचना की तरफ ध्यान दिया। मेरी माँ के सामने हमें इसी तरह रहना होगा, एक खुशी और मोहब्बत करने वाले जोड़े की तरह। कोई गलती नहीं होनी चाहिए जिससे उन्हें शक हो। रचना ने बड़ी सुकून का सांस लिया। आप फिक्र मत करो मिस्टर तेजस्वी, ये सौदा किया है और मैं उसे निभाना जानती हूँ। उसके शब्द की खुददारी ने तेजस्वी को एक बार फिर से निहाल कर दिया था। अगली रात पिछली रात से ज़्यादा अलग थी। दोनों अपने अपने कमरों में कैद थे। रचना के कमरे और तेजस्वी के कमरे के बीच एक अंदरूनी दरवाज़ा था जो उस बड़े से कमरे को आपस में जोड़ता था, लेकिन वह दरवाज़ा उनके बीच खड़ी दीवार की तरह बंद था। रचना कोई किताब पढ़ रही थी और तेजस्वी अपनी फाइलों में गुम था। तभी रात के सन्नाटे में रचना के कमरे के दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। रचना का दिल उछलकर गले में आ गया। तेजस्वी, कौन है इस वक्त? सविता देवी की मोहब्बत भरी आवाज़ आई, बेटा दरवाज़ा खोलो। ये आवाज़ सुनकर रचना के बिल्कुल दिमाग घूम गए थे। उसी पल उसके और तेजस्वी के कमरे के बीच दरवाज़ा एक झटके से खुला और तेजस्वी अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में शायद परेशानी थी। माँ है, जल्दी करो, उसने धीरे से कहा। रचना ने कांपते हाथों से किताब एक तरफ रखी। वह दोनों बिजली की तेज़ी से एक ही बिस्तर पर बैठ गए, ऊपर से कंबल ओढ़ लिया। जल्दीबाजी में, घबराहट में उन्हें अंदाज़ा ही नहीं हुआ वह किस तरह एक दूसरे से लिपट गए।
रचना का चेहरा तेजस्वी के सीने से टकरा रहा था और तेजस्वी का एक बाजू हड़बड़ी में उसके कमर के आसपास रख लिया था। सविता देवी ने दोबारा दरवाज़ा खटखटाया। रचना ने घबराई हुई आवाज़ में कहा, मम्मी जी, दरवाज़ा खुला है, आप आ सकती हैं। सविता देवी हाथ में दूध का गिलास लिए अंदर आई। उन्हें यूं एक साथ देखकर उनके चेहरे पर एक सुकून की मुस्कुराहट फैल गई थी। ये हमारी पारिवारिक रस्म है, मैं खुद अपने हाथों से बच्चों को दूध पिलाती हूँ। उन्होंने गिलास साइड टेबल पर रख कर ढेरों आशीर्वाद दिए और चली गई। उनके जाने के बाद भी कई पल दोनों सांस रोके वैसे ही लेटे रहे। उसके पति के जिस्म की गर्माहट सिर्फ उसके कंबल तक नहीं थी, ये एक ऐसी आग थी जो उसके अपने खून में उतरकर उसे पागल कर रही थी। उसे तेजस्वी के दिल की धड़कन अपने कानों में साफ सुनाई दे रही थी। तेजस्वी का वह धड़कते सांसों की गरमाई जब उसके बालों से टकराई तो रचना के पूरे बदन में एक सनसनी सी दौड़ गई। ये एहसास इतना अलग था, उसके गाल और कान के लौ दहकने लगे थे। बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी, एक ऐसी आग में जल रही थी जो तकलीफ दे नहीं बल्कि नसीली थी। आखिरकार तेजस्वी ने खुद को उस आग से अपने आप को आज़ाद करवाया। वह धीरे से पीछे हटा और बिस्तर से उठकर खड़ा हुआ। गुड नाइट। रचना की आवाज़ में एक अजीब सी कड़वाहट और गहराई थी और जो जवाब के इंतज़ार किए बिना अंदरूनी दरवाजे से अपने कमरे में चला गया। अपने पीछे एक ऐसी औरत को छोड़कर गया जो आज रात पहली बार अपने जिस्म के नई मायने से उसका सामना हुआ था। उस रात के बाद धीरे धीरे उनकी दूरियां कम होने लगी। दुनिया के लिए वह एक मोहब्बत के मिसाल जोड़े थे। वीर हाउस के फंक्शन में तेजस्वी का हाथ थामे चलती रचना को देखकर सभी उस पर बहुत नाज कर रहे थे, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे उनकी दुनिया बिल्कुल अलग थी। रात को कॉफ़ी पीते हुए दिन भर की बातें करना अब उनकी मामूली आदत बन चुकी थी। तेजस्वी अपनी कारोबारी उलझनें उसे बताता, रचना अपने घर के छोटे मोटे किस्से उसको बताती। उनके बीच की दोस्ती अब गर्म चादर से ढक लिया गया था। तेजस्वी को रचना की सादगी, उसकी समझदारी, उसके चेहरे पर हर वक्त रहने वाली मासूम सी मुस्कुराहट अब अच्छी लगने लगी थी। उसे एहसास होता था कि रचना की मौजूदगी उसके अंदर के खालीपन को किसी हद तक भरने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ रचना को भी तेजस्वी के सख्त, स्मार्ट, लंबा चौड़ा, हैंडसम जवान उसे अब अच्छा लगने लगा था। वह दिन भर की बातें करना अब उनकी मामूली आदत बन चुकी थी। तेजस्वी के अंदर छुपा एक एहसास, ख्याल रखने वाला हैंडसम डांसिंग इंसान तनहा नजर आने लगा था। वह जानती थी कि उसका दुख बहुत गहरा है, इतना गहरा कि उसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया है। वे अक्सर सोचती, काश वह उसके दर्द को छू सकती, उसे कम कर सकती, लेकिन दोस्ती की हद कहाँ ख़त्म होती है और एक पत्नी के अधिकार कहाँ से शुरू होते हैं, और ये वह नहीं जानती थी। उनके रिश्ते की कोई ख़ास वजह नहीं थी, वह बस एक सौदा था। वे दो अजनबी थे जो अब एक दूसरे को जानने लगे थे। रचना की वीर हाउस में हर इच्छा, हर ज़रूरत पलक झपकते पूरी हो रही थी। दुनिया के हर ऐशो आराम उसके कदमों में लाकर बिखेर दिया जाता था। कीमती कपड़े, कीमती जेवर, नौकर चाकर, सब कुछ था उसके पास, सिवाय एक साथी के, पति के प्यार के। एक रात जब तेजस्वी अपने कमरे में जा चुका था, रचना अपने खूबसूरत किंग साइड बेड पर बिल्कुल अकेली लेटी थी। चादर की ठंडक उसके जिस्म को छू रही थी, लेकिन उसके अंदर एक आग दहक रही थी, इच्छा की, अरमानों की, उसके दिल की चाहत की। उस बड़े से खाली बिस्तर पर तेजस्वी उसके पास हो, उसका हाथ थामे, उसके बालों में उंगलियां फेरे। उसने अपना दायां हाथ उठाकर अपनी नज़रों के सामने किया। नाजुक लंबी उंगलियां जिन पर मेहंदी का रंग अब भी हल्का सा बाकी था। उसने सोचा, मैं क्या कभी किसी की मोहब्बत भरी मजबूत पकड़ महसूस कर पाऊंगी? क्या उसके इतने खूबसूरत हाथों को कोई नहीं छू पाएगा? उसके अंदर एक औरत की इच्छा जाग रही थी और ये एहसास उसको अंदर ही अंदर खा रहा था। वह जानती थी उसने ये सौदा अपनी मर्जी से किया था, अपने परिवार के लिए कुर्बानी दी थी, लेकिन दिल के समस्याओं में ये सब कहाँ चलता है। उसका जिस्म और उसकी आत्मा एक साथ प्यासी थी और ये प्यास हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। उसने करवट बदल ली और अपने आंसुओं को तकियों में भिगो दिया, ये जानते हुए कि उसकी रात इस तरह तन्हाई और अधूरेपन का एहसास में गुजरेगी। कुछ दिन इसी तरह बीते। एक रात रचना अपने कमरे में किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी जब नौकरानी घबराई हुई उसके पास आई। मैडम जी, साहब की तबीयत बहुत ख़राब लग रही है, वे दोपहर से ही अपने कमरे में हैं, बाहर नहीं आए। रचना का दिल डर से मुट्ठियों में आ गया। वह सब कुछ छोड़कर भागती हुई तेजस्वी के कमरे की तरफ गई थी। दरवाज़ा खोला, वह अंदर दाखिल हुई तो देखा कि तेजस्वी बिस्तर पर लेटा था, बुरी तरह से कांप रहा था। उसका चेहरा तेज बुखार से तप रहा था। रचना ने आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ रखा तो उसका हाथ जलने लगा। उसे शायद बहुत तेज बुखार था।
रचना ने जल्दी नौकरानी से ठंडे पानी का बाउल मंगवाया और पट्टियाँ लाने को कहा। वह सारी रात किसी माँ की तरह उसके पास बैठी रही, उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखती रही, उसके हाथ पांव सहलाती रही। तेजस्वी बुखार की हद में कभी कुछ बड़बड़ा रहा था, कभी बेचैनी से करवटें बदलता। रचना चुप से उसकी सेवा करती रही। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। रात के आखिरी पहर बुखार की हद में तेजस्वी ने अचानक रचना का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ कमज़ोर थी, लेकिन उसमें एक मोहब्बत थी। उसने रचना का हाथ खींचकर अपने सीने पर रख लिया। रचना मत जाओ, वह किसी बच्चे की तरह बड़बड़ाया। रचना का पूरा जिस्म बिल्कुल सुन्न हुआ था। तेजस्वी के तपते हुए जिस्म की गर्मी उसके दिल की धड़कनें अपने हाथ पर महसूस कर रही थी। उस एक पल में रचना को लगा जैसे वक्त रुक सा गया हो। ये वही था जिसके प्यार के लिए वह तरसती थी, और आज वह खुद उसके हाथ को थामे हुए था। वह वहीं बैठी रही, अपना हाथ उसके हाथ में दिए हुए। तेजस्वी के कमज़ोर बेबस जिस्म को देखकर रचना को उस पर बेहद मोहब्बत और तरस महसूस हुआ। ये वही ताकतवर इंसान है, तेजस्वी नहीं था जिसे दुनिया डरती थी। ये एक तनहा और बीमार आदमी था जिसको उस वक्त किसी के सहारे की ज़रूरत थी। उस रात वह बुखार में लिपटा हुआ था। रचना ने अपने दिल में तेजस्वी की मोहब्बत को हमेशा के लिए छुपा कर रख लिया था। उसे एहसास हुआ उनका रिश्ता अब सिर्फ एक सौदा नहीं था, ये उससे कहीं और आगे बढ़ चुका था। सुबह की पहली किरण जब खिड़की से छन कर तेजस्वी के चेहरे पर पड़ी तो उसने आंखें खोला। बुखार अब उतर चुका था, लेकिन जिसमें अभी हल्का सा दर्द बाकी था। उसने नज़र घुमाया तो रचना को कुर्सी पर बैठे देखा। उसका सर कुर्सी के पीठ से टिका हुआ था और वह उसी हालत में सो रही थी। उसके आगे का भाग बहुत दिलचस्प रहने वाला है। क्या तेजस्वी रचना को शारीरिक सुख दे पाएगा या नहीं? उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है? तेजस्वी क्या सच में नामर्द है या उसे कोई बीमारी है? इस कहानी को पूरा देखने के लिए इसका दूसरा भाग ज़रूर देखें। मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।